आप सुन रहे हैं नव भारत गोल्ड। कब बंद होगा बंगाल की सियासत में खून बहना। राज्य में चुनावी जोर आजमाइश बढ़ने के साथ हिंसा का चक्र भी तेज हो गया है। प्रेरणा कटारिया। बीजेपी का दावा है कि ये सब 2019 में शुरू हुआ और तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि इसकी शुरुआत 2016 में हुई, जब बीजेपी ने उसके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाना शुरू किया। दोनों ही की बातें सच नहीं है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा कोई नई बात नहीं है। इसका तो रक्त रंजित इतिहास है। कांग्रेस के जमाने में ये सब शुरू हुआ, फिर वामपंथी दल भी इस खेल के उस्ताद बन गए। टीएमसी ने वोट हासिल करने के लिए इन सब का पुरजोर तरीके से विरोध किया, लेकिन आखिर में वो भी इस दलदल में उतर गई। बंगाल के लिए अपने मिशन 2021 में क्या बीजेपी इस राह से दूर रह सकती है? पिछले ही महीने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ। आरोप लगा कि पथराव टीएमसी के लोगों ने किया। देश भर में इसकी चर्चा हुई, लेकिन बंगालियों के लिए ये शायद चुनावी जोर आजमाइश की सामान्य घटना रही हो। राज्य में 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर बाकी रखने के मूड में नहीं है। टीएमसी दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से ही बीजेपी के निशाने पर है। अमित शाह ने 15 मई 2019 को कहा था, कोलकाता में मेरे काफिले पर टीएमसी ने हमला किया। सीआरपीएफ का घेरा ना रहा होता तो मैं घायल हो गया होता। लोकसभा चुनाव के दौरान अपने रोड शो पर हमले का जिक्र कर रहे थे शाह। बीजेपी का दावा है कि 2019 के चुनाव से अब तक राज्य में उसके 137 कार्यकर्ताओं की जान जा चुकी है। वहीं टीएमसी का कहना है कि उसके इससे भी ज्यादा कार्यकर्ताओं की जान गई है और बीजेपी झूठे आंकड़े गिना रही है। 2019 के चुनाव में 42 में 18 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती। टीएमसी सांसद सौगत रॉय का कहना है, वे लोग तो खुदकुशी के मामले को भी गिन रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष सवाल करते हैं, क्या अपने लोगों की जान हमने ली? टीएमसी के गुंडे हमारे कार्यकर्ताओं की निर्दयता से हत्या कर रहे हों तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? बीजेपी का मानना है कि हिंसा के लिए दीदी और उनकी पार्टी को जिम्मेदार ठहराने से उसे चुनावी फायदा होगा, लेकिन यहाँ खून खराबे का खेल तो उतना ही पुराना है जितना कि ये राज्य। लेफ्ट पॉलिटिक्स इन बंगाल एंड दीदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी की लेखिका मोनोबिना गुप्ता का कहना है, ये बात सही नहीं है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा हाल में शुरू हुई। राजनीतिक दबदबा कायम रखने के लिए यहाँ तो हमेशा ही यही तरीका अपनाया जाता रहा है। हो सकता है कि खून खराबे का हिंसा का नेचर बदल गया हो, लेकिन हिंसा तो राज्य में राजनीतिक पकड़ बनाने का जरिया पहले भी थी और अब भी है। कोलकाता यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर समीर कुमार दास भी इससे इत्तेफाक रखते हैं। दास कहते हैं, पहले कहीं ज्यादा हिंसा होती थी, लेकिन तब काफी हद तक मामला एक तरफा था, क्योंकि विरोध की किसी भी आवाज को पूरी ताकत से दबा दिया जाता था। 1967 तक राज्य में कांग्रेस का शासन रहा। उन 20 सालों में कांग्रेस और विपक्षी वाम दलों दोनों ओर से हिंसा प्रदर्शन हुआ करते थे। फिर चारू मजूमदार की अगुवाई में आया नक्सलबाड़ी आंदोलन का दौर। चारू का नारा था, जिसने वर्ग शत्रु के खून में अपने हाथ नहीं डुबोए वो कम्युनिस्ट कहे जाने लायक नहीं। वे बंगाल में हिंसक टकरावों, बमबाजियों और हत्याओं के दिन थे। 1967 से 1972 के अस्थिर दौर में 3 बार चुनाव हुए राज्य में। 4 गठबंधन सरकारें बनी और 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। वही समय था कांग्रेस के सिद्धार्थ शंकर रे के बर्बर शासन का। राष्ट्रपति शासन के तहत 1972 में विधानसभा चुनाव हुए। बड़े पैमाने पर बेईमानी की शिकायतें आईं। चुनाव बाद फिर कांग्रेस की सरकार बनी रे की अगुवाई में। खुद इंदिरा गांधी ने रे को जिम्मेदारी सौंपी और शुरू हुआ नक्सलबाड़ी आंदोलन से जुड़े नौजवानों की हत्या का दौर। सीपीएम की अगुवाई में वाम दल 1977 में सत्ता में आए। 34 साल उनका शासन चला। वाम शासन के साथ आई उम्मीद और राहत की लहर।
शुरुआती सालों में जनता की भलाई के कई काम हुए। मसलन ऑपरेशन बरगा ने बटाई पर खेती करने वालों को कानूनी सुरक्षा दी। इसके चलते जमींदारों की ओर से उनकी बेदखली पर लगाम लगी। उन्हें उपज में वाजिब हिस्से का अधिकार दिया गया। लेकिन ऐसा वर्ग भी सामने आया जिसे सरकारी उपायों से फायदा नहीं मिला। पार्टी लाइन पर बट गया समाज। सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोगों को तरजीह दी जाने लगी। फिर 1989 में हुई मरीच झापी की घटना। बांग्लादेश बनने के समय बड़ी संख्या में आए शरणार्थी मरीच झापी में बसाए गए थे। उनमें अधिकतर दलित समुदाय के थे। सीपीएम की सरकार ने बहुत ही बर्बर तरीके से उस इलाके को खाली कराया। सैकड़ों लोग मारे गए। जहां तक टीएमसी का सवाल है तो वो 1998 में वजूद में आई। बीजेपी के साथ मिलकर उसने वाम दलों के तौर तरीकों पर सवाल उठाना शुरू किया। टीएमसी के उभार के साथ बंगाल के कई हिस्सों में राजनीतिक हिंसा भी बढ़ी। कई ग्रामीण इलाकों में सीपीएम के दबदबे में टीएमसी ने सेंध लगानी शुरू कर दी। जल्द ही सीपीएम का पूरा नेटवर्क टीएमसी की ओर शिफ्ट हो गया। फिर 2006 से 2008 के दौरान सिंगूर और नंदीग्राम की घटनाएं हुई। ममता बनर्जी को सत्ता में पहुंचाने में हिंसा से भरे उस दौर का बड़ा योगदान रहा। सिंगूर में पुलिस फायरिंग की बड़ी कीमत चुकाई वाम दलों ने। 2011 में विशाल बहुमत के साथ ममता सत्ता में पहुंच गई। टीएमसी सांसद रॉय कहते हैं, टीएमसी जब सत्ता में आई तो शुरू में कुछ उथल पुथल थी, लेकिन दीदी ने हालात जल्द संभाल लिए। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों की राय अलग है। दास कहते हैं, शुरू में ममता ने कहा था कि बदला नहीं बदलाव पर जोर रहेगा, लेकिन उनकी कथनी और करनी में अंतर आ गया। 5 दशकों तक चली राजनीतिक हिंसा के बाद ममता से काफी उम्मीदें थीं। दुख की बात है कि कार्यकर्ता तैयार करने पर जोर लगाने के बजाय उन्होंने लोकल बाहुबलियों पर भरोसा किया। इसमें से अधिकतर तो सीपीएम से आए लोग हैं। लेकिन टीएमसी के लिए समय का पहिया पूरा घूम चुका है। वाम दलों को चुनौती देने के लिए उसने बीजेपी से हाथ मिलाया। अब बीजेपी ही उसे चैलेंज कर रही है। बीजेपी बंगाल में राजनीतिक हिंसा के इतिहास पर जोर देकर चुनावी फायदा उठाने की फिराक में है। पार्टी के प्रवक्ता कबीर शंकर बोस कहते हैं, टीएमसी अपने बर्बर तरीकों से हमारे कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश कर रही है। पेड़ों से शव टांग दिए जाते हैं। हेमताबाद के हमारे विधायक देवेंद्र नाथ रॉय का शव एक बाजार में टंगा पाया गया। अमित शाह ने इसे चुनावी मुद्दा बनाने के लिए राज्य में और नहीं अन्याय नाम से अभियान शुरू किया था। इस पर सवाल उठाते हुए टीएमसी सांसद रॉय कहते हैं कि बीजेपी इक्का दुक्का घटनाओं को उछालकर पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर हिंसा की तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रही है। वो इससे राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। श्रीरामपुर से टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी सवाल करते हैं, ऐसी घटनाएं तभी क्यों होती है जब शाह और नड्डा बंगाल में होते हैं? वजह यह है कि राजनीतिक फायदे के लिए वे ऐसी घटनाओं का माहौल बनाते हैं, लोगों को उकसाते हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि बीजेपी न केवल 2021 के विधानसभा चुनाव में हिंसा होने का अंदाजा लगाकर कदम बढ़ा रही है, बल्कि वो इसे बढ़ावा भी दे रही है। सीपीआई एमएल लिबरेशन के दार्जिलिंग जिला अध्यक्ष अभिजीत मजूमदार कहते हैं, बंगाल में सत्तारूढ़ दल की ओर से राजनीतिक हिंसा का इतिहास रहा है। माहौल कुछ सामान्य होने की ओर बढ़ ही रहा था कि बीजेपी अब राजनीतिक लाभ के लिए गड़बड़ करने लगी है। चुनाव के दौरान काफी खून खराबा हो सकता है। हमारा फर्ज है कि हम दीदी के हिंसक तौर तरीकों का पर्दाफाश करें, लेकिन बीजेपी तो कहीं ज्यादा खराब चीज है। अभिजीत नक्सल मूवमेंट के लीडर रहे चारू मजूमदार के बेटे हैं। बंगाल की राजनीति पर नजर रखने वालों का कहना है कि 2018 के पंचायत चुनाव से राजनीतिक हत्याओं में जिस तरह बढ़ोतरी हुई है, उससे 1970 के दशक की खौफनाक यादें ताजा हो गई हैं।